तो शादी की तो सुना है, प्रेम भी किया था। प्रेम एक ऐसा विषय है हाँ। कि इस पे बहुत लंबा लिखा जा सकता है जी। जब मैं यहाँ आया तो अच्छा। मैं मीरा से मिला था, तब मेरी उम्र 24-25 साल की थी। अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो मेरा पहला प्रेम था। तुम पर लिखी मेरी सैकड़ों प्रेम कविताएं जो सौंपी थी मैंने तुम्हारे जल को नदी, वे पढ़ी तुमने बहते बहते बार बार। मेरी वही कविताएं सर्वाधिक सुंदर थी। और परिपक्वता आ गई तो आपने एक कहानी लिखी। हाँ, 17-18 साल की उम्र थी। हम्म। उसको परिपक्व नहीं बोलते, जी। लेकिन उस कहानी का विषय बहुत परिपक्व था। आज समय ही व्यस्त हो जाती हैं घुटनों चलने वाली बेटियां, वे हमारी सोच के वयस्क होने का इंतजार नहीं करती। क्या बात है अनिल जी, वाह वाह। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक, दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं, दस्तक में वो मेहमान दस्तक देते हैं जो साहित्य के आसमान पर, साहित्य के फलक पर अपनी उड़ान पर हैं और अपनी खास पहचान रखते हैं। और दस्तक में दस्तक देते हैं तो हम उनसे साक्षात्कार के माध्यम से जानते हैं उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, आम आदमी से खास आदमी बनने तक के सफ़र के उस रहस्य, वो सारी तमाम जानकारियाँ जो हमारे लिए प्रेरणा भी होती हैं, मनोरंजन भी होती हैं। इस कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त सी जानकारी दे दूं कि आप साहित्य जगत का जाना माना नाम है, राष्ट्रीय स्तर का जाना माना नाम है। हरियाणा साहित्य अकेडमी से आप अवॉर्डेड हैं, अनेकों पुरस्कार अकेडमी के हैं, चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी से हैं, हिमाचल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। अगर मैं कहूँ कि भारत के विभिन्न राज्यों से आप जो हैं अवॉर्डेड हैं, सम्मानित हैं, और आपकी डिटेल अगर बताने लग जाऊंगी तो दोस्तों साक्षात्कार छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि जिस मुद्दे पर हमें बातें करनी है वो रह जाएंगे। इतनी बड़ी तमाम उनके पास फहरिस्त है अवार्ड्स की, सम्मान की। और नाटक विधा के लिए हरियाणा साहित्य अकेडमी से आपको श्रेष्ठ कृति अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आप नाटक लिखते ही नहीं, नाटक मंचित भी करते हैं। आप टैगोर थिएटर के, अन्य जो हमारे जहाँ पर भी थिएटर हैं, आप अपने नाटक का जो है मंचन करते हैं, उसमें अभिनय भी करते हैं और डायरेक्शन भी करते हैं। और रंगमंच का भी आप जाना माना नाम है। और इसके अलावा आपकी गज़लें, आपकी नज़में, आपकी कविताएं, आपके लघु कथाओं के लिए भी आप जाने माने पहचाने जाते हैं। और कोई टीवी, कोई रेडियो, कोई अखबार, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई जो है प्रिंट मीडिया ऐसा नहीं जहां पर आपकी रचनाओं की प्रस्तुति ना रही हो। समय समय पर आप दस्तक देते रहते हैं, ठीक इसी तरह जैसे दस्तक में आज दिलों पर दस्तक देने वाले हैं आप सभी के। तो मैं बात कर रही हूँ अनिल शर्मा जी की। जी हाँ, कुमार अनिल शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में दिल से दिल की बात कहने के लिए स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैडम, जस्ट टीवी के सारे दर्शकों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। जी, प्यार भरा, आपको पता है उनका भी दिल भरा होता है पूरे प्यार से लबालब। जो अपने हिंदुस्तान की मिट्टी से, पंजाब की मिट्टी के शायर को देखते हैं वहां पर विदेशों में बैठे, उनको भी ये जानकर खुशी होती है कि ये आज का जो शायर है, आज के जो मेहमान है, कहाँ से हैं, किस जिले के हैं, किस कॉलेज में पढ़े हैं, तमाम जानकारी जब उनको हासिल होती है तो शायद आप में से कोई एक उनके ही शहर का हो। तो इसलिए आप बताइए, आप कहाँ से हैं, कौन से स्कूल में पढ़े, कहाँ आपने ग्रेजुएशन करी, कहाँ नौकरी करी, पहले अपने बारे में बताइए। सफ़र की शुरुआत करूँ तो जन्म हुआ मेरा मध्य प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में। ग्वालियर में मेरी सारी शिक्षा ग्वालियर में ही हुई। एमकॉम करने के बाद वहाँ से जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मेरा सिलेक्शन हुआ ऑडिटर की पोस्ट के लिए, तो मुझे पहला स्टेशन मिला जो वो चंडीगढ़ मिला। अच्छा जी, क्या बात है। चंडीगढ़ आने के बाद मेरा जो साहित्यिक सफ़र है, हालांकि वो ग्वालियर में कॉलेज टाइम से ही शुरू हो चुका था। मैंने 1983 में यहाँ ज्वाइन किया है, जबकि मेरी जो सबसे पहली कहानी थी दैनिक भास्कर में छपी थी 1981 में जी। और तब मेरी उम्र केवल 18 वर्ष थी। क्या बात है, 18 साल की उम्र तक आप कहानी लिख चुके थे। हाँ। और फिर ये कहानी जो है इतनी कम उम्र में लिखी, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से प्रेरित हुए थे लिखने के लिए?
सच बोलूं तो मैं राइटर बहुत बाद में बना हूं। मैं पाठक होंगे। पाठक बहुत और एक जुनूनी, जिसको हम बोलते हैं कि बुक वर्म्स होते हैं, उस तरीके का पाठक रहा हूं मैं। कि मैंने शुरुआत की थी चंपक, बाल भारती, जो बाल साहित्य होता है वहां से। जी जी। फिर बहुत पढ़ा है हमने भी। हाँ। तो होता ये था कि मेरे फादर थे, वो थोड़ा बहुत लिखा करते थे, जगदीश तरल के नाम से। तो केंद्रीय पुस्तकालय से वो किताबें इशू कर के लाया करते थे। कुछ और मनोरंजन का साधन घर में था नहीं, रेडियो के अलावा। घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, तो अब घर में रह के टाइम कैसे पास किया जाए। तो एक ये बीमारी लगी पढ़ने की। तो मैं उसको बीमारी इसलिए कहूँगा कि मैंने बहुत सारा वक्त इसको दिया है। और शायद मुझे लगता है कि चंपक और बाल भारती से, हाँ, कॉमिक्स पढ़ना किताबों में रखते थे। बिल्कुल। तो वहां से मैं बड़ी जल्दी आ गया था अच्छे साहित्य के ऊपर, और उसकी मुझे समझ भी थी कि शायद मुझे लगता है प्रेमचंद, विशंबर शर्मा कौशिक, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन सबको मैं पढ़ चुका था 15-16 साल की उम्र तक। और होता ये था कि मैं 2 बार केंद्रीय पुस्तकालय खुलता था, सुबह किताब इशू करा के लाता था मैं, पूरी दोपहर में बैठ के वैकेशन के टाइम पर पढ़ लिया करता था, और शाम को दोबारा पहुंच जाया करता था। तो जो हमारे लाइब्रेरियन थे वो मुझे मना करते थे कि एक दिन में 2 बार किताब इशू नहीं होती। उस एक दोपहर में मैं पूरी की पूरी वो बुक पढ़ लिया करता था। तो इतना शौक था मुझे पढ़ने का। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको बचपन से ही वो माहौल मिला जिसकी वजह से जिससे कि आपकी जो साहित्य की यात्रा है उसको एक हरी झंडी मिल गई, और आपने नौकरी के साथ साथ आपने अपने साहित्य को भी काफी समृद्ध किया। हाँ, और आपका कॉलेज भी वहीं हुआ, शिक्षा भी ग्वालियर में हुई, नौकरी आपकी चंडीगढ़ में हुई, फिर शादी तो हुई होगी। अब बाकी तो मुझे तो खबर होगी, आपका जीवन परिचय देख के आपके मुखारबिंद से सुनना चाहती हूँ। तो शादी की तो सुना है, प्रेम भी किया था। हाँ, देखो, प्रेम इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर एक ऐसी चीज है कि कई बार आप अगर कल्पना करके देखें कि इस धरती पर अगर प्रेम नहीं होता तो ये धरती कैसी होती जी। कितनी उजाड़, मशीनरी वाली, सही बात, मैकेनिकल। हाँ। तो मुझे लगता है प्रेम तो खैर प्रेम बहुत जरूरी है। जिस तरह से खाना जरूरी है, जरूरी, तो प्रेम भी जीवन के लिए। तो बताइए ना, आप घुमाइए मत मुझे। मैं तो आपको जो है ना ये पर्दे खोल के रहूंगी आज की। मीरा जी से आपका प्रेम हुआ, आप ही के ऑफिस में थे, तो कैसे रहा वो सफर, कैसे हुआ? हाँ, देखो, प्रेम एक ऐसा विषय है कि इस पे बहुत लंबा लिखा जा सकता है जी। जब मैं यहाँ आया तो मैं मीरा से मिला था, तब मेरी उम्र 24-25 साल की थी। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो मेरा पहला प्रेम था। अच्छा जी, क्या बात है। हाँ दोस्तों, देखिए हमारे जो ऐसे लेखक जो सच सच बताते हैं, बिल्कुल। हाँ। प्रेम की शुरुआत आपने जब मन के अंदर वो भावनाएं पैदा होनी शुरू होती हैं 12-13-14 साल की उम्र से, टीनेजर से। हाँ, तो उसको मैं ये भी नहीं बोलूंगा, एक आकर्षण होता है। हाँ, प्रेम के एक अलग अलग रूप होते हैं। अगर आप मीरा से प्रेम की बात करते हैं, पत्नी से प्रेम की बात करते हैं, वो एक अलग रूप था। लेकिन सबसे पहला प्रेम मैं बोलूँ तो मुझे अपनी एक क्लास की टीचर थी, वो बहुत प्यारी लगती थी। लेकिन वो प्रेम का वो रूप नहीं था, वो आकर्षण था। हाँ, वो एक आकर्षण भी था। और एक ये था कि आप उस टाइम पर आप मोटिवेट बड़े होते हैं उन चीजों से, उन लोगों से। तो मीरा तो मुझे अपने ऑफिस में, कार्यालय में ही मिली। उनसे पहले राधा तो नहीं मिली? नहीं। अच्छा, हाँ, आपके चेहरे की मुस्कान तो बता रही है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अगर आप संवेदनशील हैं, हाँ, तो आपके अंदर अनुभूति है, तो अगर आप ये बोलते हैं कि आपने 25-26 साल की उम्र में जाके पहला प्यार किया, तो आप झूठ बोल रहे हैं। क्या बात है, क्योंकि प्यार है ना, एक लाइफ का फेज होता है। और फिर मैं अगर ये बोलूंगा कि क्या 24 साल तक मैं बिना प्रेम के रहा हूँ, मैं नहीं रहा, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि आप बिना प्यार के, बिना प्रेम के जिंदगी नहीं गुजार सकते। सही बात है। अनिल जी, आपने नाटक लिखा, बाल अवस्था में लिखा, बाल साहित्य लिखा, किस उम्र में आपने लिखा? मुझे लगता है शायद वो 13-14 साल की उम्र होगी, जब तुकबंदी की थी मैंने बाल कविताओं की। और उसके बाद बहुत जल्दी, मुझे लगता है शायद मैं, अगर उसको हम बाल साहित्य बोलें, तो मैं बड़ी जल्दी एडल्ट साहित्य पे आ गया, जिसको हम कहते हैं परिपक्वता उस पर।
तो शायद मेरी 17-18 साल की उम्र होगी जब मैंने मैच्योर्ड कहानी लिखना शुरू कर दी थी। और स्वाभाविक था, प्रेम कहानी थी एक। तो पहले आपने कहानी लिखी, हाँ, बाल साहित्य के बाद जब मैच्योरिटी पे आप आ गए और परिपक्वता आ गई तो आपने एक कहानी लिखी। हाँ, शारीरिक रूप से नहीं था परिपक्व, 17-18 साल की उम्र थी, उसको परिपक्व नहीं बोलते, लेकिन उस कहानी का विषय बहुत परिपक्व था। जी जी। और वो इतना परिपक्व था, मुझे अभी भी याद है, उसका नाम था अजगर कहानी का। दैनिक भास्कर में छपी थी, रविवारी परिशिष्ट में। अच्छा। और वो कहानी क्योंकि अखबार में छपी थी तो उसको कोशिश मैंने ये की थी कि वो मेरे घर के, मेरे मम्मी और मेरे पापा नहीं पढ़ लें। ना पढ़े। अच्छा, आप ये चाहते थे वो ना पढ़े? हाँ, क्योंकि उसका विषय ऐसा था। अच्छा, बोल्ड विषय था। बोल्ड विषय था। और हुआ भी यही। हाँ। कि जब किसी पड़ोसी ने आके, क्योंकि फोटो छपता था उस टाइम पर लेखक का। हाँ। तो किसी ने आके बता दी कि भाई कहानी छपी हुई है। तो मेरे फादर ने मुझे एक कमेंट्स किया भी था कि लिखो, अपनी उम्र के हिसाब से विषय को चुन के लिखो। मेरे फादर भी अच्छे राइटर थे, लिखते थे, अच्छा लिखते थे वो। कम लिखा हालांकि उन्होंने। तो तब मुझे लगा था कि मुझे लगता है कि एक लेखक के लिए उसकी जो मानसिक उम्र होती है वो अलग होती है और शारीरिक उम्र अलग होती है। सही बात है, बिल्कुल सही। हम लोग एक अलग मानसिक उम्र के हिसाब से भी लिखते हैं। तो उसका कोई, जैसा अगर मैं बोलूं कि मैं आज 60 साल का हूँ या आपकी जो उम्र है, और हो सकता है आप अभी इस टाइम पे आप बाल साहित्य लिखे तो आपको, आपकी वो बचपन वाली उम्र नहीं है, मैं लिख सकता हूँ। तो इंटरेस्ट की बात है, एक इंटरेस्ट की कि बात आप होती है, किस विधा में उन्मुख हैं। बिल्कुल। तो आप गीत भी कहते हैं, गजल भी कहते हैं, लघु कथा भी कहते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं फिर एक गजल से, जो आपके सबसे बेहद दिल के करीब है। मैं आपको कविता सुनाता हूँ। जी जी। तो पहले आपका कहानी संग्रह आया होगा? पहला संग्रह था मेरा कहानी का। और एक बात मैं उर्मिल जी आपको और बोलूं कि एक कहानीकार का ठप्पा लग गया था शुरू में इस बात को लेके, क्योंकि हरियाणा साहित्य अकादमी से मेरी 7-8-9 कहानियां साहित्य अकादमी से अवार्डेड है। तो लोगों ने ये मान लिया था कि मैं कहानी लिखता हूँ, कहानी ही लिखता हूँ। फिर अखिल भारतीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हुई, हंस की होती है, कथा देश की होती है, एक लखनऊ से पत्रिका निकलती है सृजन। तो जब अखिल भारतीय स्तर पर भी कहानियों को ही अवार्ड मिलने शुरू हुए तो एक ठप्पा था मेरे ऊपर कि मैं खाली कहानियां लिखता हूँ। तो उसके बाद मेरी कविताओं की किताबें आई हैं 2, फिर नाटकों की मैंने नाटक भी लिखे हैं जी, और मैंने जी, और हमने वो आपके नाटक देखे भी हैं। हाँ जी। तो मैं भी आपको ना एक कविता संग्रह में से जी। ये पुस्तक कब आई थी, क्या नाम है? हाँ, ये पुस्तक आई 2015 में। इसका नाम है देह यात्रा से। जी, देह यात्रा से स्मृति गंध तक। बहुत ही खूबसूरत किताब है और काव्य संग्रह है। तो अनिल जी से गुजारिश करते हैं इसी में से कुछ सुनाए जी। जैसे कि उर्मिल जी ने बात की थी शुरू में कि प्रेम हुआ, तो सभी को याद रहता है। हाँ जी। तो मैं एक प्रेम कविता ही सुनाता हूँ आपको। जी जी। तुम एक नदी हो, शीर्षक है तुम एक नदी हो। तुम एक नदी सतत बहती हुई, एक लहर टकराई उस चट्टान से जहां बैठा था मैं, और सराबोर कर गई मेरा पूरा अस्तित्व प्रेम से और लौट गई। क्या बात है। तुम एक नदी सतत बहती हुई, एक लहर टकराई उस चट्टान से जहां बैठा था मैं, और सराबोर कर गई मेरा पूरा अस्तित्व प्रेम से और लौट गई। मैंने कहा था रुको नदी, मैंने कहा था रुको नदी, मैं प्यार करना चाहता हूं तुम्हें। हंस पड़ी थी तुम खिलखिलाकर, बल खाते हुए एक अंगड़ाई लेकर, बड़ी अदा से कहा था तुमने, धत नदी भी रुकी है कभी, प्यार करता हूं तुम्हें मैं। कसकर पकड़ ली थी मैंने तुम्हारी किनारेदार साड़ी, थोड़ी देर रुको तो, पास बैठो, सुनो तो। तुम मान गई थी नदी। अच्छा छोड़ो मेरा किनारा, मान लेती हूं हट तुम्हारा। थोड़ा सा आगे वहां मैदान में रुकूंगी कुछ देर, थोड़ा सा आगे
वहाँ मैदान में रुकूंगी कुछ देर, कहा था तुमने, तुम्हारा रुकना भी चलने की तैयारी ही था नदी। अब यहाँ देखिए, नदी एक प्रतीक है। प्रतीक है, बिल्कुल, प्रेमिका का प्रतीक है। हाँ, तुम्हारा रुकना भी एक चलने की तैयारी ही था नदी। मैंने फिर कहा, मुझे प्यार है तुमसे, सैकड़ों लहरें उठवीं तुम्हारे अस्तित्व में। वह लजाना था तुम्हारा या प्रेम की स्वीकृति, मैं कभी नहीं जान पाया। मुझे जाना ही होगा, तुमने छुड़ा लिया था मुझसे अपना किनारा। तुम रुकी नहीं थी नदी, काश तब मैं जान पाता, काश तब मैं जान पाता, चलना तुम्हारी नियति है, बहते जाना तुम्हारा जीवन। किनारे बैठकर कैसे कर सकता है कोई नदी से प्रेम? क्या बात है। किनारे बैठकर कैसे कर सकता है कोई नदी से प्रेम? यदि पाना है नदी का प्रेम तो बहना होगा नदी के साथ साथ। क्या बात है। तुम एक नदी सतत बहती हुई, मैं किनारे पर बैठा बरसों से कर रहा हूँ तुम्हें प्रेम एक तरफा। तुम पर लिखी मेरी सैकड़ों प्रेम कविताएं, तुम पर लिखी मेरी सैकड़ों प्रेम कविताएं, जो सौंपी थी मैंने तुम्हारे जल को नदी, वे पढ़ी तुमने बहते बहते बार बार। मेरी वही कविताएं सर्वाधिक सुंदर थीं, मेरी वही कविताएं सर्वाधिक सुंदर थीं, जो तुम्हारे धवल जल से धुलकर तुम्हारे अस्तित्व में होकर विलीन बन गई हैं। वाह अनिल जी, कमाल, बहुत कमाल। आपकी कविता और है, बहुत खास है, पिता के ऊपर है क्या इस वक्त आपके पास? हाँ, मुझे ढूंढना पड़ेगी पिता की। मैं चलो पिता की ऊपर शायद कोई और कविता मैं सुना देता हूँ आपको। जी। रिश्तों की आजकल जो क्षरण हुआ है, मैं चलो इसके ऊपर सुनाता हूँ। शीर्षक है रिश्तों की जमीन। बड़ी सीधी सी बात है कि हम देख ही रहे हैं, समाज की जो वैल्यूज़ हैं बहुत बदल गई हैं, नैतिक वैल्यू हैं बहुत बदल गई हैं। तो रिश्तों के भी मतलब मुझे लगता है कि आपकी जो कविताएं हैं और इनके, मुझे लगता है इस किताब में जितनी भी कविताएं हैं अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही सांचे में सारी कविताएं नहीं है। प्रकृति का कोई रंग ऐसा नहीं है जिसे अछूता रहा हो। प्रकृति हो, देशभक्ति हो, हर रिश्ते को लेके समर्पित है, जैसे प्रेमिका को भी नदी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। बिल्कुल। अनिल जी, आप सभी विधाओं में लिखते हैं, आप कहानी लिखते हैं, लघु कथा लिखते हैं, आप कविता कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई विधा ऐसी नहीं जिसमें आप नहीं कहते। और लघु कथा भी की भी आपकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं, और तो इतनी सारी विधाएं हैं। आपके ऊपर ठप्पा तो लगा हुआ है कहानीकार का, बिल्कुल ठीक, लेकिन आपने वो ठप्पा हटा दिया उसके बाद जब आपकी नई पुस्तकें आई। तो कौन सी विधा आपके दिल के करीब है जिसमें आप खुद को ज्यादा सहज पाते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने मुझसे, क्योंकि मैं इसका जवाब देना भी चाहता था जी कि साहित्य की जो इतनी सारी विधाएं, हर जो एक रचनाकार होता है, बहुत कम रचनाकार ऐसे होंगे जो सारी विधाओं में बहुत ज़्यादा सिद्धस्त हों। सही बात। मैं भी नहीं हूँ। उर्मिल जी ने जैसा भी गज़ल की बात की, मैंने 2 या 3 गज़लें लिखी होंगी, फिर मुझे लगा कि शायद उतने अच्छा स्किल्ड मेरा योग्यता मेरी गज़ल लिखने में नहीं है, क्योंकि उसका व्याकरण को फॉलो करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, भाव इतनी तेजी से आते थे। तो मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि कई बार तो होता है ना, भावनाओं का ज्वार होता है, लेकिन मेरे पास मीटर वही है। कहना मैं बहुत गहरी बात चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात चाहता हूँ। कविता बंदिश की मोहताज नहीं। हाँ, बिल्कुल। और कहानी की तो बिल्कुल खुली छूट है। बिल्कुल। तो मैं खुद मानता हूँ कि शायद मैं एक कहानीकार और एक नाटककार के रूप में अपने आप को ज़्यादा सहज में लेता हूँ, और कहानीकार के रूप में विशेषकर। जी जी, बहुत बहुत खूब। और लघु कथा सुनने के लिए तो हमें खुला वक्त चाहिए। हाँ, तो इसलिए हम कविता पर ही बात कर पाएंगे। और आपके बारे में जान रहे हैं और साथ ही जान रहे हैं आपसे आपकी कविताओं के बारे में। और जो आप कविताएं सुना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब लेखक कविता सुनाता है अपनी, और उस कविता के माध्यम से दरअसल वो खुद को ही अभिव्यक्त करता है किसी न किसी रूप में, जो वो महसूस करता है।
तो अगर राइटर को जानना है तो उनकी रचनाओं को सुनिए, पता चल जाएगा कि उनका अंदाज़े बयां, अंदाज़े जिंदगी क्या है। जी अनिल जी। हाँ, तो उर्मिल जी, कविता मैं पर, आपको जी रिश्तों के ऊपर ये कविता सुनाता हूँ। जी। असमय वयस्क होती बेटियां, जब घुटनों के बल ठुमकती मचलती हैं बेटियां, तो सोचते हैं हम ये कब बड़ी होंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। जब घुटनों के बल ठुमकती मचलती हैं बेटियां, तो सोचते हैं हम ये कब बड़ी होंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। चिंता की लकीरें हो जाती हैं और गहरी, जब बचपन के आंगन में खेलती, किशोरावस्था में जीती, फिल्म और टीवी की दुनिया में विचरती, मन और बुद्धि से नादान मासूम असमयी हो जाती हैं बेटियां, शरीर से वयस्क। किशोरावस्था में जीती, फिल्म और टीवी की दुनिया में विचरती, मन और बुद्धि से नादान मासूम असमयी हो जाती हैं बेटियां, शरीर से वयस्क। अम्मा फुसफुसाती है, अम्मा फुसफुसाती है, इतनी सी उम्र में ना भरती देह लड़कियन की, ध्यान धरे कर बहू छोरियों का। पत्नी सोचती है किससे बातें करती होंगी रात देर तक घंटों मोबाइल पर। पत्नी सोचती है किससे बातें करती होंगी रात देर तक घंटों मोबाइल पर। असमय ही वयस्क हो जाती हैं बेटियां, असमय ही वयस्क हो जाती हैं बेटियां, असमय ही वयस्क हो जाती हैं घुटनों चलने वाली बेटियां। वे हमारी सोच के वयस्क होने का इंतजार नहीं करती। क्या बात है अनिल जी, वाह वाह। वो हमारी सोच के व्यस्क होने का इंतजार नहीं करती, शरीर से व्यस्क हो जाते हैं। और यहाँ पर भी आपने जो अभिव्यक्ति करी है, शरीर से व्यस्क होना और एक मन से व्यस्क होना, तो दो अलग चीजें, वो दोनों अलग चीजें। अब यहाँ इसका जो मैंने अंत किया वो यही किया कि अभी हम अपने मन से हम वो हमारे वयस्क होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। और अपना बच्चा, अपनी बेटी हमें व्यस्क नहीं लगती, दूसरों को भी लगती है। ये भी एक सनातन सत्य है समाज का। जी, एक और कविता के लिए आग्रह करते हैं, क्योंकि कविताओं में आपने सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, जो विषम परिस्थितियां होती हैं, रिश्ते की भी बात करी आपने, बहुत खूब। और अच्छा, एक मेरी जो मैं अपनी कहानी कविताओं की बात करूं, और मैं तो अनिल जी एक बात और कहना चाहती हूँ। जैसे आपकी कविता थी ये रिश्ते, एक कहानीकार जो है, आपकी कविताओं में भी एक कहानी है, एक चित्र प्रस्तुत होता है कि वो घटना चक्र मुखरित होता है। जब आप कविता कहते हैं तो चित्र प्रस्तुत होता है और हम वो संवाद महसूस करते हैं, पात्रों को अपने आंखों के आगे देखते हैं बोलते हुए। आपकी अभिव्यक्ति बहुत माशाल्लाह कमाल है। हाँ, जी। ये एक बड़ी अच्छी बात होती है कि कविताओं में कहानी हो और कहानी में कविता, थोड़ी सी कविता हो। हाँ। तो कहानी भी जब अगर थोड़ी लय में और उसमें होती है ना, एक अंदर छुपी हुई हिडन लय होती है उसके अंदर, सही बात है, तो वो बड़ा आनंद देती है। जी। आज का ही जो समाज का बदलता हुआ रूप है, प्रेम का रूप भी बदल गया है। बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल। मैं एक कविता सुना रहा हूँ आपको जी। सिर्फ 20 रुपए में। आप मुझे तो नहीं 20 रुपए में कविता सुना रहे? नहीं, ये कविता का टाइटल है, बहुत खूबसूरत, सिर्फ 20 रुपए में। जी जी। तो शुरू में जब साइबर कैफे हुआ करते थे, 1 घंटा मिला करता था साइबर कैफे में बैठने के लिए, 20 रुपए लगते थे उसके। ये कविता की भूमिका है जी, कि वो जो 20 रुपए मिलते थे साइबर कैफे में बैठ के 1 घंटा नेट चलाने के, क्योंकि सब घरों में नेट उपलब्ध नहीं था। सही बात है। तो उस 1 घंटे का उपयोग और भी बहुत सारी चीजों में हुआ करता था। 1 घंटे के 20 रुपए लगते थे। 20 रुपए लगते थे साइबर कैफे में। जी जी। उस टाइम तो, उस वक्त तो 20 रुपए भी बहुत होते थे। बहुत होते थे। हाँ। तो होता ये था कि उस टाइम पर ये एक सीन मेरी आंखों के सामने गुजरा था, जो मैंने देखा। तो ये कविता का विचार आया कि उस वक्त जो लव बर्ड्स थे उनको वो वक्त और वो समय और स्थान नहीं मिलता था। तो लव बर्ड्स को, प्यार के पक्षियों को, तो उनको ना वो जगह मिल जाती थी। अच्छा। वो 20 रुपए में वो अपना कोई काम कर रहे हैं या इंटरनेट की पढ़ने नहीं जाते थे, उनको वो एकांत से मिल जाता था 20 रुपए में। जी। मैंने वो चीज पकड़ी है इसमें। क्या बात है, स्वागत है। सिर्फ 20 रुपए में साइबर कैफे का सकरा
सिमटा वो कंप्यूटर केबिन, साइबर कैफे का सकरा सिमटा वो कंप्यूटर केबिन, जहां होती थी इतनी जगह कि समा जाए अखिल ब्रह्मांड। तुम्हारे जिस्म के पसीने में दहकते महकते वो शरारती हरारत भरे हरकती दिन। 20 रुपए में 1 घंटे के लिए खरीदा गया एकांत, 20 रुपए में 1 घंटे के लिए खरीदा गया एकांत। आंखें बंद कर तुम्हारा वो बैठा रहना शांत। वो इंटरनेट की अंधेरी दुनिया, टीन, ट्वस्टी, विविड, फ्रेंजी, blindDate.com, मन को गुदगुदाते वो स्पर्श। 20 रुपए में अखिल ब्रह्मांड को जीत लेने का हर्ष। कि जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उनको एक एकांत मिल जाए और 20 रुपए में उनको बैठने का, उनको पास बैठने की एक प्राइवेसी नहीं मिलती थी। एक ये बड़ा अच्छा सुविधा मिल गई थी साइबर कैफे जब खोले। घूरते भी हैं उनको, हाँ घूरते हैं। तो असंख्य सितारे जहन में जगमगाते, जब सूर्य और चंद्रमा मेरी दोनों हथेलियों में समा जाते। अनेक ओल्का पिंड मेरी नस नस में जलते बुझते, सदियों पुरानी पहेली में उलझते जूझते। तुम आकाश गंगा सी विराट उन क्षणों में इतनी छोटी बन जाती कि आंख बंद किए मेरे कंधे पर टिका सिर मेरे सीने के समंदर में पूरी की पूरी डूब जाती। मैं अपनी ही कामनाओं वासनाओं से पराजित, तुम धरती सी समर्पित, स्वयं स्वीकारती अपनी पराजय और कर देती मुझे विजित घोषित। उस 1 घंटे के समय में जान जाता मैं क्यों हैं हम दोनों सृष्टि के सृजक, नव सृजन के नियंता, और स्वयं को समझने लगता मैं अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ 20 रुपए में। जी, अनिल शर्मा जी के बारे में जान गए हैं बहुत कुछ, उनकी कलम को उनसे वाकिफ हो चुके हैं, उनके अंदाज से, उनकी रचनाओं से, और बातों का सिलसिला और करते हैं आगे। अनिल जी, बात कविताओं की है, बहुत खूबसूरत आपने कविताएं लिखी हैं। युगल जोड़े की जो समस्याएं हैं उनको भी आपने बताया, और रिश्तों पे आपने बात करी। व्यस्त होती बेटी रचना थी, और आप तो अपने आप में एक प्रेरणा है नवोदित साहित्यकारों के लिए। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपने साहित्य को पलते बढ़ते फूलते देखा है, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकारों के संपर्क में रहे हैं आप, पढ़ा है उनको, और आपने लिखा भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन आज का साहित्यकार क्या लिख रहा है? आज के साहित्यकार की दशा और दिशा क्या है? तो जो अपेक्षाएं हैं और उपेक्षाएं हैं उनसे ये जो भी कुछ है, तो इस पर प्रकाश डालिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, हर युग की अपनी एक डिमांड होती है, एक मांग होती है। तो साहित्यकार भी उस युग के हिसाब से समाज का जो रूप होता है और जो समाज में परिवर्तन वांछित हैं, रिक्वायर्ड है, उन्हीं के हिसाब से साहित्य का सृजन करता है। फीडबैक उसको अपने समाज से ही मिलनी है, फिर उस समाज को वो कैसे बदलना चाहता है, तो उसका जो रचनात्मक लेखन है वही होता है। और एक साहित्यकार के लिए उसके सामाजिक जो सरोकार हैं वो बहुत जरूरी हैं। तो आजकल जो साहित्य लिखा जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। नए नए लड़के आए हैं, बहुत मैच्योर्ड, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अब जो मुझे लगता है कि पहले जो समय था, वक्त था, उसमें लिखने के लिए वक्त बहुत होता था। हाँ, खुला वक्त होता था। और जो विषय थे ना वो थे रिश्तों के ऊपर, भ्रूण हत्या, इश्क, मोहब्बत। अब विषयों का जो कैनवास है बहुत बड़ा हो गया, बहुत विस्तृत है। लोग इंटरनेट और उसने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। तो जो आजकल जिन विषयों पर लिखी जा रही है, तो पहले घटना प्रधान होती थी कहानी, कोई ये घटना है, उस कहानी में घटना होती थी, उस घटना के ऊपर जो पात्र हैं उनकी होती थी। अब कहानी हो गई है विश्व स्तर पर जा चुकी है। हाँ, विश्व स्तर पर जा चुकी है। और जो मानसिक गुत्थियां हैं ना, उनको सुलझाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बजाय घटना के आप एक व्यक्ति के, एक पात्र है आपका, जो उसकी अपनी जो मानसिक गुत्थियां हैं, जो सामाजिक और उसके जो रिश्ते के ताने बाने हैं, उनके ऊपर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। कि हम कई बार ये सोचते हैं कि यार ये बातें हमारे दिमाग में भी आती थी, और उस विषय पर एक बहुत अच्छी कहानी लिखी गई है। दूसरा,
जिन विषय पे एक समय था हम चर्चा करना भी नहीं समझते थे, अच्छा साहित्य में भी कहानियां अब उनके उन विषयों के ऊपर भी कहानियां लिखी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो खुशी की बात है, महिला रचनाकार बहुत अच्छा लिख रही हैं कहानी में जी। पहले कहीं ना कहीं एक जो झिझक और वो थी, तो आजकल की जो महिला रचनाकार हैं उनमें वो झिझक नहीं है। इसका कारण शायद ये भी रहा है कि पहले मर्यादाएं होती थी कि पिता पढ़ेंगे, भाई पढ़ेगा, पड़ोसी पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे लड़की ऐसा लिखती है, तो वो एक संशय था, एक शक रहता था। अब क्या है, कहानी के पात्र खुद ऐसा लिखवाते हैं। बिल्कुल। और एक ना समाज की सोच भी बदली है कि पहले अगर कोई फीमेल जो महिला रचनाकार है वो कोई प्रेम कविता लिख रही है तो ये माना जाता था कि ये प्रेम इसी ने किया है, पक्का चक्कर चल रहा है। हाँ, वो ये मानते थे ये कविता नहीं है, ये एक्चुअली इसकी प्रेम की सच्चाई है, अपने बारे में लिख रही है, अपने बारे में लिख रही है। तो अब वो सोच भी बदली है, कि एक राइटर के लिए, एक रचनाकार के लिए सब चीज व्यक्तिगत नहीं होती। बहुत सारी बातें, मैंने अगर 500 कविताएं लिखी हैं तो 500 बार मैंने वो प्यार नहीं किया होगा, हर बार सोचा होगा, जो कल्पना में होगी अलग अलग भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है वो कोई एक ही हो। आज के जो पिता हैं, आज के जो माँ बाप हैं, वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि एक टीनेजर जो लव होता है एक सनातन सत्य है, ये तो होगा ही, आप उसको जुटला नहीं सकते। उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया। बिल्कुल। और पहले स्वीकार ही नहीं करते थे। बिल्कुल, है ना। और उससे बहुत सारी चीजें होती थी जो गलत भी हो रही थी। हाँ, अभी आज की डेट में अगर मैं बोलूं आपको कि आप, हम लोग बोलते हैं कि नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है, नहीं, नैतिक मूल्य तब भी वही थे, अब भी ये थे, हमारी सोच बदली है। पहले एक्सपोज नहीं होते थे, बिल्कुल, अब खाली ये है कि एक्सपोज हो जाते हैं। आज मैं मान लेता हूँ कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, आप मान लोगे कि हाँ मैंने प्यार किया था, लेकिन पहले लोग मानते नहीं थे, झूठ बोलते थे। आजकल का जो रचनाकार है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो सच बोलते हैं कि हाँ हम करते हैं, या अगर हमारी मित्रता है तो ये मित्रता है। सही, पहले मानते नहीं थे। जी बिल्कुल, और मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि समय के साथ चलना सभी के लिए जरूरी होता है, हर युग में। और अच्छा ये बताइए, आप खुले विचारों की बात भी करते हैं और खुले विचारों के हैं भी, और आपकी रचनाएं, आप खुद में अपने आप में एक आईना है। और आप ये बताइए कि आपके घर पे कैसा माहौल है, जब आप लिखते हैं तो कितना सहयोग मिलता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है जी, कि आप जिस वातावरण से आते हैं और वो कितना सहयोग कर रहा है आपको। तो घर में मेरे ये है कि पूरा साहित्यिक माहौल रहा। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि फादर थे, वो भी लिखा करते थे, थोड़ा बहुत साहित्यिक किताबें घर में आया करती थी। अब भी ये है कि घर में जो धर्मपत्नी है मीरा, वो भी राष्ट्रीय स्तर की रचनाकार है, और हमारी जो बहस और जो हमारा झगड़ा भी होता है वो रचनाओं के ऊपर ही होता है, रचना के ऊपर ही होता है जी। क्या तो बात और है, कोई दूसरे और मुद्दे नहीं होते हमारे, कहानी के पात्रों पर होता है, कहानी के पात्रों पे। और एक दूसरे से वो कई बार तो ये होता है कि कहानी का जो पात्र है ना, उसका विकास है ना, वो बातचीत में निकल आता है। हम किसी कहानी पर, किसी घटना पे बात कर रहे हैं, डिस्कशन में बेशक में वो सलाह नहीं, निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग है, हेल्दी डिस्कशन है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा कि अगर आप एक लीन पीरियड आपका आया है कि आप नहीं लिख रहे, तो अगर घर में साहित्यिक माहौल होगा ना, तो आपका पार्टनर आपको बोलेगा कि आप क्यों नहीं लिख रहे। बिल्कुल। तो कोई घर में टोकने वाला है कि अगर आप नहीं लिख रहे तो आपको कोई घर में टोकने वाला भी है कि क्यों नहीं लिख रहे। तो ये बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको मीरा जैसी जीवन साथी मिले, और मीरा जी को अनिल मिले, और घर में एक सार्थक माहौल मिले, एक दूसरे की बैकबोन होते हैं, सच्चे समीक्षक होते हैं, आलोचक होते हैं, श्रोता होते हैं, और बहुत सहयोग मिलता है, जैसे कि आपने कहा, बहुत खूब। और जी चाहता है आपसे और भी बहुत सारी बातें करें और भी जाने, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कविताओं से आपकी जो स्पष्ट व्यक्तित्व है, जिस निष्कर्ष पे आप बात करते हैं और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से समय के साथ चलने की बात रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि समय के साथ चलना चाहिए, बच्चों के साथ चलना चाहिए, और वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णय भी बदलने चाहिए। और बहुत सारी बातें साझा की जिसमें हमें प्रेरणा मिलती है, हमें सीखने को मिलता है। अनिल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम आपका, जस्ट टीवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद जी, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।
थैंक यू। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई अनिल शर्मा। अनिल जी से जाना, इनके बारे में बहुत कुछ सुनी, बहुत ही खूबसूरत रचनाएं। और फिर आऊंगी लौटकर एक और हस्ताक्षर लेकर। और अब मुझे और अनिल जी को दीजिए अनुमति, और किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। और अब दीजिए अनुमति। प्रणाम।